नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। बिहार एसएससी सिलेबस का संपूर्ण जीके जीएस का सब्जेक्ट वाइज वीडियो अपलोड किया हुआ है। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 9 देखेंगे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सेट प्रैक्टिस करना। इसलिए आप लोग सेट प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें और ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब आप रूम में एक प्रैक्टिस बुक या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो या तो आपका कोई मॉडल सेट हो, तो उसका आप प्रैक्टिस जरूर करें। और जो लोग बुक नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो चैनल पर इस बने रहें। मार्केट के सभी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेटों का हम प्रैक्टिस करवाते हैं। जो लोग नहीं देखें आप देख सकते हैं। जो एडुटेरिया का नया प्रैक्टिस सेट आया है उसका प्रैक्टिस सेट पूरा सेट का किया हुआ है, वो प्ले लिस्ट में उसका बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का भी प्रैक्टिस सेट किया हुआ है और खान सर का भी प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ है। जो लोग भी नहीं देखें एक बार जरूर क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं सेट नंबर 9 वॉल्यूम 2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। तो दिल्ली और पटना के बीच, यानी कि ऐसे समझिए कि हम लोग में गर्मी जब होता है तो गर्मी में जब धूप लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ज़्यादा गर्मी है, लू लग जाएगा। तो वही लू यहाँ चलती है, ठीक है। पटना और दिल्ली के बीच लू चलती है, ठीक है। गर्मी में नहीं निकलना, नहीं तो लू लग जाएगी। तो वो हवा को क्या कहा जाता है? लू, ठीक है। अच्छा, लू का तापमान कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस से होता है 49 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है लू का तापमान, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। रही बात काल बैसाखी, ये कहाँ पर आया जाता है ये पूछा जाएगा आपसे। तो किस क्षेत्र में आता है? ये असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली विनाशकारी वर्षायुक्त पवन है काल बैसाखी। कहाँ चलती है? असम और पश्चिम बंगाल में। और फूलों की बौछार, ये भी ध्यान रखना है, ये गर्मी में कर्नाटक और केरल में होने वाली वर्षा को फूलों की बौछार कहा जाता है। कहाँ पर? तो गर्मी के दिनों में कर्नाटक और केरल में जो वर्षा होती है उसे फूलों की बौछार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। तो नवरत्न कंपनी का दर्जा 2023 में अक्टूबर में किसे दिया गया है? तो रियल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है यहाँ पर याद रखना है। नवरत्न कंपनी में वर्तमान में कितना है? 16 है। और महारत्न कंपनी अभी कितना हो गया है? तो 13 है। महारत्न कंपनी 13 है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपको ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है, ठीक है, या इनमें से कौन सा महारत्न कंपनी है। तो आपको याद रखना है, एक बार जरूर देख लेना है महारत्न कंपनी कौन कौन सा है, ठीक है। आपके लिए मैंने बहुत अच्छे से सजाया है कि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। वो देखते हैं महारत्न कंपनी, ठीक है। महारत्न कंपनी कौन कौन सा है? तो देखिए महारत्न कंपनी में आपका आता है, देखिए आपको सजाया हुआ बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से आपके लिए बनाए। देखिए सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीडीएफ में डाल देंगे, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको याद रख लेना कैसे, देखिए मोटा मोटी सेल भेल गेल, ये 3 याद हो गया है ना। सेल भेल गेल, यानी सेल से हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल से हो गया भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल हो गया। और गेल का फुल फॉर्म हो जाता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल भेल गेल, ठीक है। सेल भेल गेल 3 हो गया, महारत्न कंपनी है। फिर आप बात करते हैं BPCL HPCL, BPCL HPCL, ये 5 हो गया, ठीक है। पहले क्या था? सेल भेल गेल, फिर BPCL HPCL, दोनों एक जैसा है। देखिए BPCL HPCL 5 हो गया। और एक लेते हैं इसको NTPC को, है ना। NTPC काफ़ी है ना लोकप्रिय है, तो आपको याद ही होगा NTPC क्या, एक महारत्न कंपनी है। तो NTPC अब तक कितना हो गया? 6, है ना। सेल भेल गेल 3 हो गया, और BPCL HPCL और NTPC 6 हो गया। टोटल कितना? 13। तो याद करना है 13, 6 हो गया। अब 2 यहाँ पर ले जाइए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, है ना। दोनों एक जैसा नाम है, पावर ग्रिड और पावर फाइनेंस वाला। ये भी क्या है? महारत्न कंपनी है। ये 2 हो गया इधर, यानी 8 हो गया, ठीक है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो ये 8 हो गया, ठीक है। एक बार फिर से समझिए 8 कौन था। देखिए पहले क्या है? सेल भेल गेल, फिर BPCL HPCL 5 हो जाता है, और NTPC 6 हो गया। फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 8 हो गया। अब आगे बात करते हैं कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, यानी REC, ग्रामीण विद्युतीकरण
निगम लिमिटेड REC, और फिर है आपका ONGC, है ना, ONGC यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ONGC। यहाँ तक हो गया 10, ठीक है, 10 हो गया महारत्न कंपनी। फिर आगे देखते हैं, 3 और बचा है। तो 3 में क्या है, ये तीनों एक जैसा है ना, CIL ऐसे है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना, ये तीनों क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL, फिर CIL OIL, IOCL CIL OIL, है ना, CIL यानी क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड, OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड। सबसे लाटेस्ट जो नवीनतम महारत्न कंपनी बना है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी बनाया गया, ठीक है। तो ये 13 हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए सरसरी निगाहों से, आपको याद रहना जरूरी है, ठीक है। ये लाटेस्ट है, जून 2024 तक का ये अपडेटेड है, ठीक है। सेल, भेल, गेल, ठीक है, फिर BPCL, HPCL और NTPC, यहाँ तक 6 हो गया। फिर पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस, ठीक है, ये हो गया 8। फिर REC और ONGC, ये हो गया 10। फिर IOCL, CIL और OIL, तो ये कितना हो गया, टोटल 13 महारत्न कंपनी है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा, ठीक है, तो इसका क्या है आंसर, गंगा, है ना। जो तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़ा का नाम क्या है, गंगा है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ महत्वपूर्ण याद रखना है, पहले ये भी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हरियाणा के करनाल में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पहले जो मादा बछड़े का नाम हो गया गंगा। एक क्वेश्चन आता है कि पहला क्लोन भेड़ का नाम क्या है, तो पहला क्लोन भेड़ का नाम है डोली, ठीक है, ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला क्लोन भेड़ का नाम है डोली। अच्छा, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है मालूम, बोस इंडिकस, गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। अच्छा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो दूध उत्पादन से, और श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, यानी कि ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है। तो कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है, तो ये सुंडालैंड भारत में है, पश्चिमी घाट भारत में है। और रही बात बलासिया की, बलासिया ये भारत में नहीं मालूम, ये कहाँ है, बलासिया जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है दक्षिण पूर्वी एशिया में सुंडा और साहुल के बीच है, ये बलासिया, यानी ये भारत में नहीं है। बाकी इंडो बर्मा जो जैव विविधता स्थल है ये भारत में है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो भारत में कितने हॉटस्पॉट स्थल है, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है भारत में 4, ठीक है। वो कौन कौन सा है ये भी याद रखना है आपको। तो कौन सा है, तो हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड, ठीक है, ये 4 है। कौन कौन सा, हिमालय क्षेत्र, फिर पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा क्षेत्र और एक है सुंदरलैंड, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, ये 4 है, ठीक है। अब रही बात जैव विविधता, जैव विविधता से क्वेश्चन ये आता है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अब 22 तारीख जब भी आए, ठीक है, 22 तारीख जब भी आए आपको 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रिवीजन कर लेना है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछा जाता है। 22 जब भी आए तो पहले रेट करिए 22 मार्च से, मार्च अप्रैल मई तीनों लगातार है। 22 मार्च से 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और कुछ याद आ रहा है, 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो दो हो गया महत्वपूर्ण, बिहार दिवस 22 मार्च को और विश्व जल दिवस 22 मार्च को, क्योंकि बिहार दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था, ठीक है। बिहार राज्य की गठन स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। अच्छा, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश देश से होकर भी गुजरता है। तो राजस्थान के जो अलवर से गुजरेगा वो अक्षांश जो है वो कहाँ से होकर गुजरता है, तो ये सिक्किम से भी होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, भूमध्य रेखा जो होता है वो ग्लोब पर क्या होता है, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा मालूम, तो वो है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है या तो मरुस्थल बोले वो कौन सा है, थार मरुस्थल, ठीक है।
थार रेगिस्तान वो कहाँ है, तो वो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है। वर्तमान में भी मुख्यमंत्री करंट अफेयर में याद रखना कौन है, तो भजन लाल शर्मा है, बीजेपी से, और वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 3 भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में, कई महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछा हुआ है, तो इसलिए राष्ट्रीय जलमार्ग हो या तो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 3-4 नंबर तक याद रखना है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है ये किस राज्य में है, तो ये केरल में है, क्योंकि यहाँ याद अगर रखते हैं कि किसको किसको जोड़ती है, ये पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग है 3 ये जोड़ता है कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाती है। ठीक है, कोल्लम से कोट्टापुरम तक, जो कि केरल में है। और जो राष्ट्रीय जल मार्ग है 1 ये किसको किसको जोड़ता है, तो हल्दिया से प्रयागराज तक है ना, हल्दिया से प्रयागराज तक। और जो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है ये कहाँ से जाता है, कहाँ तक, तो सदिया से धुबरी तक जाता है, जो कि असम में है, सदिया से धुबरी तक। ठीक है, याद करने के लिए ऐसे याद कर लीजिए, मोटा मोटी आपको याद रहेगा। जैसे पहला जो है वो हल्दिया से प्रयागराज है, तो इसको ऐसे याद कर लिए, हप साधु यानी कि हल्दिया से प्रयागराज, और दूसरा क्या हो जाएगा, सदिया से धुबरी तक, है ना, हप साधु यानी 1 2, है ना। ऐसे याद करने के लिए बस याद रहेगा आपको, मोटा मोटी आप ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पर आसानी से टिक कर सकते हैं। हप साधु काकरे ऐसे बोल देना है ना, काकरे यानी कोल्लम से कोट्टापुरम, है ना, हप साधु काकरे यानी कि काकरे कोल्लम से कोट्टापुरम। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको NH3 तक। और NH4 का NH नहीं NW है ना, NW यानी नेशनल वाटर जो है ये, तो राष्ट्रीय जल मार्ग है 4 जो है वो किसको किसको जोड़ता है, काकीनाडा से मरक्कानम तक जोड़ता है। काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश में, अब मरक्कानम तमिलनाडु में। एक बार फिर से समझिए, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये हल्दिया से प्रयागराज तक जोड़ती है, हल्दिया से प्रयागराज। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये सदिया से धुबरी तक जोड़ती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 ये कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाती है, केरल में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है वो काकीनाडा से मरक्कानम तक जाती है। ठीक है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, मरक्कानम तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है, तो भारत से जुड़ी नहीं है, इसका आंसर आप कैसे लगा सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का जो स्थलीय सीमा से लगे देश कौन कौन सा है। ठीक है, तो भारत के स्थलीय सीमा से लगा है कौन कौन सा, तो आपको मालूम है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, है ना, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखें, आपको याद होगा बचपन में MBA किया, तो इसमें ये 7 देश है जो कि भारत के स्थलीय सीमा से लगा है। तो ये 7 देश है, इस 7 देश में से ऑप्शन में कौन नहीं है, ठीक है, तजाकिस्तान नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तजाकिस्तान जो है ये भारत का पड़ोसी देश ये नहीं है, भू सीमा से नहीं लगा हुआ। ठीक है, बाकी कौन कौन सा है याद रखना है आपको, बचपन में MBA किया यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल 4 हो गया, और MBA यानी म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। ठीक है, अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि भारत के सीमा से सबसे ज़्यादा कौन सा देश लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा साझा करता है, तो बांग्लादेश करता है। ठीक है, ये सीरियल से है, ये जो बचपन में MBA गया ये ट्रिक काफ़ी अच्छा है, जो कि सीरियल से है, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, फिर म्यांमार और भूटान, और सबसे कम सीमा साझा करता है अफ़गानिस्तान। ठीक है, अभी बिहार SSC CGL 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि सब भारत के स्थलीय सीमा से कौन सा देश सबसे कम सीमा साझा करता है, तो उस समय ऑप्शन में अफ़गानिस्तान नहीं था। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया था, भूटान। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में अफ़गानिस्तान नहीं है तो आंसर भूटान हो गया, अगर भूटान भी नहीं है ना, और अफ़गानिस्तान में नहीं है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा सबसे कम। अब ऑप्शन में 3-4 रहेगा ये, तो उसमें क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा कि सबसे कम सीमा साझा करता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और जलीय सीमा से साझा करता है कौन, समुद्री सीमा से श्रीलंका और मालदीव करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है अमोल मजूमदार, है ना, अमोल मजूमदार भारतीय महिला क्रिकेट की टीम के। लेकिन अगर पुरुष क्रिकेट टीम के पूछे या तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच वो है राहुल द्रविड़ है। ठीक है, याद रखना है। और BCCI का भी अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है, तो पहला कौन सा है, भारत रत्न, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे पे आता है पद्म भूषण,
फिर चौथे पर आता है पद्मश्री। ठीक है, याद रखना है। और अगर वीरता के क्षेत्र में पूछे कि सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो वो है परमवीर चक्र है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि पद्म विभूषण पुरस्कार से क्वेश्चन आता है, तो 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला है, तो याद रखना है। आप याद भी किए होंगे, एक बार रिवीजन करिए। जिसे मिला किसको किसको, बैजंती माला चिरंजीवी जो कि हीरो है ना, साउथ हीरो है। तो फिर से समझिए, बैजंती माला चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक जो कि बिहार से हैं, और पद्म सुब्रमण्यम, ये 5 लोगों को 2024 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। फिर से समझिए, बैजंती माला चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्म सुब्रमण्यम, ये 5 को मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, 1961 में हुआ था। और कितने भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो जो संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषा है उसमें दिया जाता है, और एक है इंग्लिश, है ना, साइड से इंग्लिश में, यानी 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब कन्फ्यूजन वाला प्रश्न आ जाएगा तो आप कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए उसको भी साथ में याद रखना है। क्या कि एक तो हो गया ज्ञानपीठ, एक होता है साहित्य अकादमी, है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो है कितने भाषा में दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड, तो वो 22 भाषा और अंग्रेजी प्लस में एक और रहता है राजस्थानी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो साहित्य अकादमी में क्या 24 भाषाओं में दिया जाता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया 23 भाषा में, यानी कि 22 भाषा जो 8वें अनुसूची में संविधान में, और अंग्रेजी। लेकिन साहित्य में क्या होता है, एक और शामिल हो जाता है, साहित्य में एक और शामिल हो जाता है राजस्थान। ठीक है, ये ध्यान रखना है। करंट अफेयर में याद रखना है आपको कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, वो गुलजार साहब और राम भद्राचार्य को मिला है। तो ये याद रखना है, करंट अफेयर का है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन आता है कि किसको मिला है लास्ट वाला, तो अभी नवीनतम मिला है गुलजार साहब जो कि गज़ल गायक हैं, और एक है राम भद्राचार्य। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज 2000 जो अक्टूबर 2023 में खुला है, तो पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में ये खुला है, ये कहाँ, नागालैंड में खुला है। ठीक है, याद रखना है नागालैंड में। अच्छा, नागालैंड में खुला है, तो नागालैंड का राज्य का दर्जा कब मिला, मान लो 1963 में राज्य का दर्जा, यानी नागालैंड की स्थापना 1963 में हुआ था। और यहाँ से याद रखना है आलू यट्टू, है ना, आलू यट्टू लोक नृत्य है जो पूछा जाता है। आलू यट्टू लोक नृत्य नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड का है आलू यट्टू लोक नृत्य। एक है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है, तो वो नागालैंड का ही फेमस त्यौहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और एक क्वेश्चन इससे याद रखना है कि 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि जो नकारात्मक रही, तो नागालैंड का, है ना, निगेटिव नागालैंड का रहा था। नेक्स्ट है कि 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय जो विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी कौन करेगा, तो 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी कौन करेगा, तो ये करेंगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, है ना, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन क्या एग्जाम में करंट अफेयर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है, तो ये मिला था किसको मालूम, ये मिला था शिव शंकरी को 2022 का। लेकिन इसके बाद भी करंट अफेयर में अभी आ गया है 2023 का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो किससे मिला है वो याद रखना है। ये सरस्वती सम्मान है ना, सरस्वती सम्मान सब बताते हैं, अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार भी, सरस्वती सम्मान भी ये पूछा जाता है सभी। तो 33वां ये सरस्वती सम्मान जो है 33वां जो कि 2023 के लिए है, 33वां 2023 के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया, प्रभा वर्मा को दिया गया है ना, याद रखना है प्रभा वर्मा को दिया गया है। और इसका उपन्यास है रौद्र सात्विकम, है ना, रौद्र सात्विकम उपन्यास के लिए प्रभा वर्मा को 2023 का सरस्वती सम्मान मिला है। ठीक है, अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का किसे मिला है, गुलजार साहब और राम भद्राचार्य को। और व्यास सम्मान 2023 किसे दिया गया, पुष्पा भारती को। व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को मिला है। नेक्स्ट है
कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने देश को यानी कि कब NBFC और MFI के लिए व्यापक नियामक ढांचा पेश किया है। तो ये किया है 2 दिसंबर 2011 को, याद रखना है 2 दिसंबर 2011 को। अच्छा, RBI की स्थापना कब हुआ था? RBI काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई क्वेश्चन। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और RBI का मुख्यालय का मुंबई में है। RBI जो कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? RBI को कहा जाता है। और साख नीति, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? RBI करता है। और RBI जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। केंद्रीय बैंक जो है RBI भारत का केंद्रीय बैंक है RBI। और RBI का वर्तमान में करेंट अफेयर में आपको याद रखना है कि इसका गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी। तो देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी वो इंदौर, ठीक है। इंदौर से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि सबसे स्वच्छ शहर जो कि लगातार कई वर्षों से न हमेशा यही सबसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनता आ रहा है, कौन? इंदौर ही, ठीक है। तो 2024 का भी सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ही बना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका GK GS का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31 से आता है। रही बात मैथ रीजनिंग का, तो इसका PDF है ना डाल देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ पर इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से किया हुआ है, वहाँ पर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो वो है विनय पिटक, है ना। इसका करेक्ट आंसर है विनय पिटक। कभी तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये ध्यान रखना है ना। त्रिपिटक में विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको याद करवाए थे कि हुमायूं का दिल बड़ा है, हुमायूं का दिल बड़ा है, इसे याद रख लेना है, यानी कि दिल्ली में है। हुमायूं का दिल बड़ा है यानी कि दिल्ली में है। देखिए मकबरा से क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको याद रखना है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा है लाहौर के शहादरा में, ठीक है। लाहौर के शहादरा में है। उसे याद कैसे रखना है? जहांगीर से याद रखना है कि जहाँ गिरा वहीं शहीद हो गया, जहाँ गिरा वहीं शहीद हो गया, यानी जहांगीर का मकबरा शहादरा में है, ठीक है। और हुमायूं का दिल बड़ा है, ये हो गया। और रही बात आगरा में, आगरा में किसका है? तो मुमताज महल मालूम है, ताजमहल का आगरा में है। तो शाहजहाँ का मकबरा भी आगरा में ही है, ठीक है, ये याद रखना है। और अकबर का मकबरा पूछा जाता है, और ये है अभी रेलवे NTPC का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये सिकंदरा में है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा कहाँ है? रंगून में है, यानी कि म्यांमार रंगून में है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो आनंद वन की स्थापना किसने किया था? तो बाबा आमटे ने किया था, ठीक है, बाबा आमटे ने। आनंद वन है कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, बेलूर मठ के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अमीर खुसरो ये सरोदवादक हैं, तो ये गलत है, क्योंकि अमीर यही पूछा है कौन सही नहीं है, क्योंकि अमीर खुसरो जो है ना ये सितार और तबला के आविष्कारक है, मालूम, इसे आविष्कारक माना जाता है। सितार और तबला के आविष्कारक माना जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी भीमसेन जोशी गायन है, उत्पल दल फिल्म से संबंधित, ये सही है। शंभू महाराज ये कथक नृत्य से संबंधित है, ये भी सही है, ठीक है। अमीर खुसरो से क्वेश्चन याद रखना है कि अमीर खुसरो को तूती हिंद कहा जाता है ना। तूती हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन ये होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा, ठीक है। अच्छा, 2023 में जो ये पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। और जर्मनी जीता था, है ना। 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता कौन है? जर्मनी जीता था, ठीक है। इस तरह के आपको याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप ये कब हुआ और कहाँ कब होगा, मतलब कहाँ हुआ था और कहाँ होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ? कतर में हुआ था। और 2026 में कहाँ होगा? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, ये 3 जगह होगा। नेक्स्ट है
कि प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल देश में है। तो प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल देश में है, यानी किस राज्य में है ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल ये पश्चिम बंगाल में है। देखिए मार्बल पैलेस भी पूछे तो वो भी बंगाल में यानी कोलकाता में है, और सेंट पॉल कैथेड्रल ये भी कोलकाता में है, फोर्ट विलियम भी कोलकाता में है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति ये मछली से है ना, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और खाद्यान्न से कौन सा है? हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। और तेल की रही बात, ये कृष्ण या तो काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और झींगा उत्पादन, जो कि बिहार एसएससी सीजीएल में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? तो प्याज या तो झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। ठीक है, याद रखना है ना। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, और पेट्रोलियम से है ये कृष्ण या काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा या तो प्याज उत्पादन से। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट जो नाम है किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया था भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। भारत के एक महान सर्वेक्षक, उनका नाम क्या था? जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट। जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये माउंट एवरेस्ट ही है, और इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायक करता है? तो कौन जो है ऋणी को समपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है? तो ये करता है स्वयं सहायता समूह, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? वो कौन सा वाक्य है? कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो ये बोला था किसने? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, दास कैपिटल, है ना। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट है कि चेंजू जनजाति दक्षिण जो है विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह है? चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था? तो ये था कहाँ का मालूम? ये था आंध्र प्रदेश का, ना, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ये याद रखना है। और यहाँ से क्या याद रखना है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति सबसे बड़ी भील है, दूसरे नंबर पे गोंड है, और तीसरे नंबर पे संथाल जनजाति है। नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? यानी पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना किया था? तो ये शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, अच्छा, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तो वो है सिमुक, है ना, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षा की वर्धा योजना कब चलाया गया था? तो शिक्षा की वर्धा योजना ये लाया गया था 1937 में, है ना। इसका करेक्ट आंसर है 1937। नेक्स्ट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ये किया गया था 1784 में। ठीक है, याद रखना है 1784 में। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। और एक अति महत्वपूर्ण यहाँ पर याद रखना है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने 1873 में किया था, है ना। ज्योतिबा फूले 1873 में किया था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? तो किस स्थल से पहला कृषि भूमि यानी पहला खेत का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला था मेहरगढ़ से, है ना, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है अभी वर्तमान में? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और बनवाली कहाँ है? ये हरियाणा में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 61 से 61 से जीके जीएस का प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है,
कुछ अनुच्छेद 2-4 यहाँ पर जो कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ है और हमेशा ये पूछा जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 61 है, ये किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 72 में है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति को क्षमादान अनुच्छेद 72 में, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में। जब भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 76 में, ठीक है, ये भी याद रखना है। और राष्ट्रपति का पद जो है वो अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग बीत, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। तो भारत के संविधान का कौन सा भाग बीत, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है, तो वो है भाग 12 है ना, भाग 12, जो कि बीत, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमा से संबंधित है, भाग 12, ठीक है। अच्छा, भाग 9 में क्या मालूम, भाग 9 में पंचायत है ना, भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 के ए में नगर पालिका है, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद है ना, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। तो ये पहली बार कब किया गया था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में किया था, है ना। इसका करेक्ट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पहली बार क्या हुआ कि विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन हुआ था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1813 से 1823 तक, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है, तो म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मी, है ना। म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मी। म्यांमार की राजधानी का नई पैदा है, नई पेदा। और म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, कयात। और स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, तो म्यांमार को ही कहा जाता है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा, ठीक है। अच्छा, ये भाषा पूछा है म्यांमार की आधिकारिक भाषा, तो चीन की आधिकारिक भाषा क्या है, ये सब पड़ोसी देश का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण, जो भी मिले याद रख लेना पड़ोसी देश वाला। तो चीन का आधिकारिक भाषा क्या, मंदारिन, है ना। श्रीलंका का जो है क्या आधिकारिक भाषा क्या है, सिंहली, है ना। चीन का आधिकारिक भाषा है मंदारिन और श्रीलंका का है सिंहली, है ना। श्रीलंका का कौन सा भाषा, ये सिंहली भाषा कहाँ क्या है, तो ये श्रीलंका का है ना, ये आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट है कि जून 2020 में गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया है, तो ये उत्तराखंड का है ना। उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण को जून 2020 में घोषित किया था। उत्तराखंड की राजधानी है कहाँ, तो देहरादून में, ठीक है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, फिर हुआ जिम कॉर्बेट, अब फिर हो गया रामगंगा नेशनल पार्क, तो वो कहाँ है, उत्तराखंड में ही है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है, तो किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है, शाहमुखी लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है, तो ये राज्य की संचित निधि से, है ना। एक बार फिर समझिए कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निधि से पंचायतों की सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है, ठीक है। कौन, राज्य की संचित निधि से, है ना। तो किसकी निधि से, तो राज्य की संचित निधि से, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे, तो पंचायती राज से, और 74वां वो है नगर पालिका से, ठीक है, याद रखना है। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से, 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो पहला क्या है, राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल है, ये सही है। फिर दूसरा क्या है, यह उसी वृद्धजन को दे है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है।
और तीसरा क्या है, इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाता है। ये गलत है। 80 वर्ष से अधिक नहीं बल्कि 60 वर्ष से 79 वर्ष तक जो वृद्ध है उनको दिया जाता है, 400 रुपये दिया जाता है हर महीने, ठीक है। तो ये याद रखना है। बाकी क्या है, फिर इनमें राज्य के 92.50 लाख वृद्धजन शामिल है, ये भी सही है। तो ये वाला गलत था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। मानव विकास जो रिपोर्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुआ था यूएनडीपी की? 1965 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है यूएनडीपी का? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अच्छा, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? 134वां है। और पहले देश कौन सा है? तो वो है स्विट्जरलैंड है, ठीक है। स्विट्जरलैंड पहले देश पर है, भारत का स्थान 134वां है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लास्ट में क्या गया है? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है। पहला क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित था, ये सही है। फिर है कि महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, ये भी सही है। तो पूछा कौन असत्य है? तो असत्य क्या है? कोई नहीं है ना तो एक ना ही दो, असत्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से संबंधित है, यानी कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष से, ने याद रखना है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर यानी कि राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था? 2 अक्टूबर 1959 को किया था ना। इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर यानी गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो संविधान में कब इसको दर्जा दिया गया? 1993 में, ठीक है। 1993 में 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत को और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को, ठीक है। याद रखना है 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, और भाग 9 पंचायत से और भाग 9 के ए नगर पालिका से, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो ये मिला था किसको? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 74 का, है ना। मैन ऑफ द मैच 1983 की बात है, तो ये मिला था मोहिंदर अमरनाथ को, है ना। मोहिंदर अमरनाथ मैन ऑफ द मैच बना था, जो 1983 का वर्ल्ड कप भारत जीता था, ठीक है। और 2011 में दूसरा वर्ल्ड कप जीता भारत, तो उसका मैन ऑफ द मैच कौन था? तो MS धोनी था, है। महेंद्र सिंह धोनी बना था मैन ऑफ द मैच। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है रॉलेट एक्ट, है ना। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जिसे काला कानून भी कहा गया, है ना। ना वकील ना दलील ना अपील, इसी कहा गया था रॉलेट एक्ट को। और 1919 में बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 91 से। 91 में पूछा आपसे कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। तो इल्बर्ट विधेयक किसने लागू किया था? ये किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन से 2-3 प्रश्न आता है, याद रखना आपको। एक आता है कि प्रथम कारखाना जो है अधिनियम कब लाया गया था? 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में, क्योंकि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है ना 1880 से 84 के बीच था, ठीक है। और 1881 में एक और महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ था? जो नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 से, ये लॉर्ड रिपन के समय में। तो भारत में पहली जनगणना हालांकि 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना जो कि 10-10 वर्ष में होना है, तो वो हुआ था लॉर्ड रिपन के समय थे, ठीक है। लॉर्ड रिपन से क्वेश्चन वाला रखना है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। इसी तरह कन्फ्यूजन वाला है अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन है? तो
तो कर्नवालिस है ना, बंदोबस्त वालिस। और स्थानीय स्वशासन के जनक है लॉर्ड रिपन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारण एकाधिकार में होते हैं? उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं, वो पूंजीवादी है ना। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में? तो पूंजीवादी में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे नियुक्त नहीं किया जाता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा मुक्त नहीं किया जाता है। राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो राज्यों के राज्यपाल द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। बाकी राष्ट्रपति नियुक्त करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, और राज्यों के राज्यपाल को। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो राज्यों के राज्यपाल करते हैं वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 164 में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो ये आता है फ्यूजियामा है ना, फ्यूजियामा ज्वालामुखी। ठीक है, ये भी याद रखना है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी। अच्छा, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और भारत में जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन ज्वालामुखी, जो कि कहाँ पर है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट है कि लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो लोएस चट्टान जो है ये है परतदार चट्टानें हैं। लोएस चट्टानें परतदार चट्टानें हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाता है ये कि संगमरमर किसका रूपांतरित चट्टान है? तो चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान है संगमरमर। नेक्स्ट है कि पर्णवृंत देश का एक अंग है। तो पर्णवृंत जो है ये पेड़ का एक अंग है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है? तो आमतौर पर इसे श्वेत तूतिया यानी वाइट विट्रिओल कहा जाता है, विट्रिओल कहा जाता है, श्वेत तूतिया कहा जाता है किसको? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का सूत्र होता है कॉपर सल्फेट है ना, COSO4 2H2O। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो लाभकारी कीट इसमें से कौन सा नहीं? दीमक क्या है? दीमक जो कीट है ये नुकसान नहीं करता। बाकी लाभकारी कीट में लाख कीट, मधुमक्खी और रेशम कीट, ये सब क्या लाभकारी इन किसी किसी रूप में इसका लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 99। में है कि AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है? विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तन करने के लिए विभक्त विलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? तो पादप जगत के उभयचर कहा जाता है किसको मालूम? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है ना। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया ये क्या कहा जाता है? तो किण्वन कहलाता है। ठीक है, जैसे दूध से दही का बनना वो भी क्या है? किण्वन प्रक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश में मौजूद होते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ये परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही के सतह पर आवंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आवंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? तो ये विरोधी कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है विरोधी। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होता है? मोल होता है। इसका करेक्ट आंसर है मोल। ठीक है, प्रदीप्ति घनत्व का इकाई लक्स है, और चुंबकीय प्रेरण का इकाई टेस्ला है। चुंबकीय प्रेरण का इकाई टेस्ला है। और कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा
इसका इकाई है जूल, है ना। कार्य, ऊर्जा और उष्मा का इकाई जूल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। तो सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है फोटोवोल्टाइक प्रभाव, है ना। फोटोवोल्टाइक प्रभाव जो है ये सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का 121 से। क्वेश्चन नंबर 121 में है कि डैश पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था, ठीक है। एक बार फिर समझिए, डैश पहला ब्राउज़र था तो कौन सा, तो वो पहला ब्राउज़र था मोजेक, है ना। मोजेक पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर के संबंध में वेटवेयर जो वो मानव मस्तिष्क होता है ना। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर मानव मस्तिष्क होता है। अच्छा, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है किसे, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है कि सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन की पहचान करना है, न्यूटन बल का मात्रक है ना। बल का मात्रक क्या, न्यूटन है। और जूल शक्ति का मात्रक है, ये गलत है ना। जूल जो है, जूल कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है ना। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है ना। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। तो बिग बैंग थ्योरी ये संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट है कि प्रति विषाणुक औषधियाँ बनाना प्रति जीवाणुक दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है ना। क्वेश्चन एक बार फिर समझिए कि प्रति विषाणुक औषधियाँ बनाना प्रति जीवाणुक दवाइयों के बनाने के अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि ये विषाणु जो है वायरस परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। वायरस जो है परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है कि सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर समझ लीजिए कि किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है, तो सितार की डोरी को आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की अपेक्षा अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, अचर रहती है। इसकी कुल ऊर्जा अचर रहती है ना। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा अचर रहती है। नेक्स्ट है कि लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है। लाई डिटेक्टर यानी झूठ बोलने वाला जो उपकरण है उसको किससे पकड़ा जाता है, वो कहलाता है क्या, पॉलीग्राफ कहा जाता है इसे ना, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आम तौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है, तो किया जाता है गैलियम और आर्सेनिक, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो गया Ga और As, है ना, Ga और As। नेक्स्ट है कि पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है रासायनिक ऊर्जा के रूप में जाती है। यहाँ से 2-3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि
एक कोशीय स्तर से अगले कोशीय स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत का स्थानांतरण होता है, तो मात्र 10% का स्थानांतरण होता है। अब ऊर्जा का ये 10% नियम है, इसे ऊर्जा का दशांश नियम भी कहा जाता है। ये किसने दिया था, तो ये दिया था लिंडमैन ने, है ना, ये दिया था लिंडमैन ने ऊर्जा का दशांश नियम दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होता है। तो जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा, यह बुझ जाएगी, है ना। जलती हुई मोमबत्ती ये बुझ जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलने पर क्या होता है, आग नहीं लगती है ना, वो बुझ जाता है। नेक्स्ट है कि पीतल इनमें से किसका मिश्रण है। तो आपको मालूम है पीतल किसका, तांबा और जिंक का मिश्रण है ना। आप याद रखेंगे कैसे, पिताजी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पीतल किसका मिश्रण है, पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है। अब रही बात तांबा कितना और जिंक कितना प्रतिशत होता है, तो इसमें तांबा 70% होता है ना, 70% तांबा और 30% जस्ता होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। तो सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में जो रखे जाने पर किसके साथ, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। आपको याद रखना है सोडियम और पोटेशियम ये दोनों को केरोसिन तेल यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है और फास्फोरस को जल में रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। इसमें 135 में निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो ये किसका, एस्पायरोगायरा। ये पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एस्पायरोगायरा एक क्लोरोफिल युक्त पाया जाने वाला शैवाल है। याद रखना है एस्पायरोगायरा जो है एक क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों का हरा रंग जो होता है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो वही एस्पायरोगायरा एक क्लोरोफिल युक्त पाया जाने वाला शैवाल है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है ना। इसे याद रख लेना, साफ काम, यानी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह से वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 9 होता है समाप्त। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।